तो बेटे हम कल कर रहे थे टोपी शुक्ला लेसन की रीडिंग करते करते बीच में आया था कि उसकी दादी जब कहानी सुनाती है उसे, तो दादी कहानी सुनाते हुए शुरू करती है, सोता है संसार जागता है परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क का एक बादशाह रहा। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि हमें लघु कथा लिखनी आ सकती है। लघु कथा मीन्स आ सकती है, नहीं आनी ही है। लघु कथा, लघु कथा मीन्स शॉर्ट स्टोरी। और मैंने कल मैं बात कर रही थी कि शॉर्ट स्टोरी अगर स्टार्टिंग लाइन आपको दे दी जाए, सपोज कर लो एक बार एक ब्राह्मण था, शुरू कर दिया और उसके बाद सारी कहानी आपको लिखनी है, तो कहानी हम कैसे लिखेंगे? तो मैंने कहा था कल आपको कि मैं एक ना एक प्रेरक प्रसंग रोज आपकी उसमें डालती रहूंगी। आप प्रेरक प्रसंग पढ़ते रहना ताकि कोई कहानी मोल्ड कर सके। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ, हम उस कहानी को कैसे मोल्ड कर सकते हैं ये बताऊंगी साथ में आपको, ठीक है? तो छोटी सी कहानी क्या है, मैंने कहा एक बार एक ब्राह्मण था। तो चलो ब्राह्मण नाती, मैं एक सन्यासी की बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात कर रही हूँ, हम उसे मोल्ड कैसे करेंगे लास्ट में देखेंगे, ठीक है? एक बार एक सन्यासी था, उसके बारे में मशहूर था कि वो जो कहता है ना उसके पास जाओ जो मांगो मिल जाता है, मन वांछित चीज मिलती है, वो अपनी बढ़िया से बढ़िया चीज सबको दे देता है, ठीक है? तो उसके पास एक व्यक्ति गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज सुना है आप अपनी कीमती चीज हमें दे देते हैं, तो आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो मुझे दे दीजिए। वो कहते हैं अच्छा तो कीमती चीज लेना चाहता है, देख ले, तो ये ले ले वो ले, उसे बरगलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा मुझे आपकी कीमती चीज चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, पीछे मेरी कुटिया की एक नदी है, नदी के पास जा, वहां पेड़ है, पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद, वहां से तुझे एक कोहिनूर हीरा मिलेगा और तू ले जा। उसने उसे खोदा और क्या देखा कि एक बहुत सुंदर चमकता हुआ कोहिनूर हीरा निकला, और वो लेकर उस ब्राह्मण के या उस व्यक्ति के चरण छूकर चलता बना। थोड़ा आगे गया तो मन में विचार आया, यार ऐसे कैसे अपनी बहुत बढ़िया अपने जीवन की कीमती चीज कोई किसी को दे सकता है ना? ये सोचकर वो वापस लौट आया, सोचा उस व्यक्ति के पास जरूर कुछ ना कुछ और कीमती होगा जो उसने मुझसे छुपा लिया, व्यक्ति अपनी सबसे कीमती चीज तो कभी नहीं देता। तो उसने उससे कहा कि आपके पास जरूर इससे ज्यादा कीमती चीज होगी, मुझे तो वो चीज चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है मेरे पास है तो इससे ज्यादा कीमती चीज, पर देख तेरा गुजारा इससे हो सकता है, तू कर सकता है तो कर ले। कहता नहीं मुझे तो वही चीज चाहिए। उसने कहा नहीं तू मतलब वो चीज मेरे लिए कीमती है, तू रहने दे, तू ये लेके जा। कहता नहीं मुझे तो आपकी वही बढ़िया चीज चाहिए। कहता ठीक है फिर ऐसा कर, पहले इस कोहिनूर हीरे को पकड़ और जाके जोर से नदी में फेंक दे ताकि ये दोबारा वापस ना आ सके। उसने ऐसा ही किया और उस व्यक्ति के पास आया। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास इससे ज्यादा कीमती चीज है संतोष। संतोष मीन्स सेटिस्फेक्शन, यानी जिस व्यक्ति को एक बाइट लेके इतनी सी चीज लेके सेटिस्फेक्शन हो जाती है, उसने कोहिनूर हीरा क्या करना है, ठीक है? तो उसने कहा मेरे पास तो यही सबसे कीमती चीज थी जो मेरे पास है, अगर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, ये संतोष आज से तुम्हारा हो, ठीक है? अब वो व्यक्ति पछताया या खुश हुआ संतोष पाके कहा नहीं जा सकता। अब ये छोटी सी कहानी है। अब ये आ जाए अध्यापक के द्वारा एक कहानी सुनाई गई तो भी आप लिख सकते हैं। एक बार एक शिष्य अध्यापक के पास गया, आपको सुना कि अध्यापक उसे कीमती चीज देते। सन्यासी के पास गए, गुरु के पास गए, ब्राह्मण के पास गए, इसी कहानी को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है? ऐसे ही मैं प्रेरक प्रसंग भेजने शुरू करूंगी एक दिन छोड़ के। आई विल सेटल कि एक दिन आपको असाइनमेंट भेजूं, एक दिन आपको प्रेरक प्रसंग भेजूं, एक दिन असाइनमेंट एक दिन प्रेरक प्रसंग। असाइनमेंट जो होगी वो आपको अपनी फेयर कॉपी पे करनी होगी, ठीक है? ऑल्टरनेटिव डेज में असाइनमेंट और प्रेरक प्रसंग भेजूंगी। प्रेरक प्रसंग सिर्फ पढ़ने के लिए, जिस दिन प्रेरक प्रसंग भेजूंगी उस दिन असाइनमेंट की मैं आपको उत्तरमाला भी भेज दूंगी, ठीक है? तो अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि उसकी दादी कहानियां सुनाया करती थी टोपी शुक्ला की। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया क्योंकि दादी पूर्वी बोली बोलती थी, उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब वो नहीं बोलने देते थे। टोपी शुक्ला के फादर या इफन के फादर उसे दादी की भाषा नहीं बोलने देते थे, और जब दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। ओ मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लागे हो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो बादशाह का कि हिस्से तुझे एक तो हिरन मार ले आवा, यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ्फन की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत।
जैसा कैसी जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी, इरफान के फादर की और उसकी दादी की, टोपी की दादी की भाषा एक थी। वह जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन, ठीक है। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कोशिश ही ना करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी दादी बीच बचाव कर देती। टोपी के लिए ते काहे को जाते उन सबन के पास मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। ठीक है। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यही बात से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि ये अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। ये शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। ये शब्द गुड़ की डली की तरह चुगलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। चौका होता है नीचे बैठकर खाना, चौका चौकी पर बैठकर, ठीक है। तो लगती तो थालियां ही थी, परंतु पर चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुट्टा उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गईं। अम्मी, ये शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। यानी उसके एक अम्मी शब्द कहने पे वहां पे सवालों का बौछार हो गया। पूछा गया उससे कि ये शब्द कहाँ से आया तेरी जिंदगी में। लफ्ज, टोपी की आंखें ने आंखें नचाई। लफ्ज का होता है माँ, ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादीगर जी। ई हम इफन से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। ते कौन मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लियो बाए कारे। राम दुलारी ने राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की ये जुबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस गई। यानी अभी उसके अम्मी शब्द कहने पे घर में झगड़ा चल रहा था, ठीक है। अब झगड़ा जो था, क्योंकि माँ ने बीच में टोक दिया, माँ की भाषा पूर्वी है, झगड़ा सारा मुड़ के माँ पे आ गया। यानी दादी उसकी मदर के उसकी माँ के पीछे पड़ गई कि तू ही अपने बच्चों को ये वाली भाषा सिखाती है, तेरे को कितनी बार कहा है कि तू ऐसी भाषा ना बोला कर, ठीक है। तो लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को ये पता चला कि टोपी के कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली, तो वे अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और चक्कर का परमिट लिया। यानी उन्हें पता चला कलेक्टर के बच्चे से मेरे बच्चा दोस्ती करता है, तो उसने उन्होंने दोस्ती का फायदा उठाया और जाकर अपना अपनी दुकान का अपने काम का परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। ते फिर जाएगा जायबे ओकरा घरे, हाँ, और तोहरा हाँ का लुकरा मारे माटी मिलाऊं। दुहारी दो राम दुलारी मारते मारते थक गई, किंतु टोपी ने ये नहीं कहा कि वह इप्पन के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन इसको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। बड़े भाई, मुन्नी बाबू बड़े भाई हैं, उन्होंने झूठ बोला कि हमने इसको कबाब खाते देखा है, टोपी को, क्योंकि उसके दोस्ती एक मुसलमान के साथ हो गई। तो उसने इल्जाम लगा दिया कि कबाब खाते देखा है, जबकि कबाब खा रहे थे स्वयं मुन्नी बाबू। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, कबाब, राम राम राम। राम दुलारी घिना से 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत ये थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत भी दी थी। टोपी को ये मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं थी। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ्फन के सिवा किसी और को नहीं बताई। तू हमें कबाब खाते देखे रही हो? ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया।
ईद भुट्टा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो ये थी कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में ना था। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। हमने बड़े और छोटे भाई की बात एक और पाठ में की हुई है, और वो पाठ है हमारा बड़े भाई का। ठीक है, कि वो बड़े भाई साहब से छोटा था, चाहे बड़े भाई साहब से ज्यादा पढ़ लिख गया था, ज्यादा आगे निकल गया था, मतलब एक ही क्लास में आ गया था, पर बड़े भाई से छोटा था, छोटा ही रहा। ठीक है, दूसरे दिन जब वह स्कूल में इरफान से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह थी कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि उसका दोस्त तो मुसलमान था। वहां पे कबाब वगैरह खाया जाता था, इसलिए फल के अलावा वो इरफान से कुछ भी शेयर नहीं करता था। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग हमारी दादी बदल लें, टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमारी दादी तोरे घर चली जाए। हमारी दादी तो बोलियो तू ही लोगन की बोलती। ये नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। अबू ये बात नहीं मानेंगे, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 वर्ष की कहानी आती है? तू हमें एक तो दादियों ना दे सके? टोपी ने खुद अपने दिल टूटने की आवाज सुनी। जो मेरी दादी है वे मेरे अबू की अम्मा भी है, इरफान ने कहा। ये बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? हाँ, तो फिक्र ना करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरे हो? मरेगी नहीं, कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठ बोलती है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। चाहता था टोपी उसकी दादी मर जाए, लेकिन मर गई इरफान की दादी। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपड़ासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहां सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु वह दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो गया। यानी इतने लोग उस घर में थे, पर टोपी के लिए सारे लोग केवल इरफान की दादी थी, क्योंकि उसका लगाव जो था वो इरफान की दादी से था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं पता था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उसके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को ना समझ पाते। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। यानी दादी अकेली थी क्योंकि उसकी पूर्वी बोली थी, कोई भी और पूर्वी बोली नहीं बोलता था। टोपी अकेला था क्योंकि वह अपनी माँ की पूर्वी बोली बोलता था, उसके साथ भी कोई बोली नहीं बोलता था। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। अब इसके आगे है, टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली हो जाती हो। टोपी ने 10 अक्टूबर 1945 कसम खाई। यानी ये कहानी 49, 50, 51, 52 इस एरिया में लिखी हुई है। इतनी पुरानी कहानी है। ठीक है, तो जिनका तबादला हो जाता हो उनसे कभी भी दोस्ती नहीं करनी, ये टोपी ने कसम खाई। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद वह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया।
क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और ये बात भी थी कि इन तीनों को उसका इसका एहसास था कि वह कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपड़ासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउ दैट? हेड एम माली एम्पायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल ये समझता था कि हाउज दैट। हाउस दैट का शोर हो तो उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल दिया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? ये सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। ए वीलू ने एम्पायर को आवाज दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आर चपड़ासी? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली ने। इतनी अंग्रेजी तो आ ही गई थी, बट ही लुक्स सो क्लमजी। बीलू बोला। ए टोपी अकड़ गया, तनिक जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लागे हो। ओह यू, बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गई। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन अल्सेशियन को सुचकार दिया। पेट में 7 सुइयां भुकी तो टोपी के होश ठिकाने आए। फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न ये खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया। और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता ने घर में सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर में सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब सिन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे उसकी कोठी में ले जाकर समझाना शुरू किया। दाज मीन्स बराबरी मत किया करो बड़ों की, उसने कहा। ठीक है। बात ये हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए। बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो नहीं ली जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको एहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जाता है? दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। ताका हम इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान से सर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। तू 10वां में पहुंच गई बा, सीता ने कहा। तू ए दादी से टर्राव से नाना चाही किनो तो हर दादी बड़े। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया, परंतु ये बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 यानी 1949 को ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह 52 में पहुंचा था, 1952 में। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर में उसे जुबान की नोक पर रख लिया गया। मुहावरा आ गया बेटा, जुबान की नोक पर रखना। जुबान की नोक पर रखना मीन्स हर समय उसी विषय पर चर्चा होते रहना। आपको पता है आपके सिलेबस में जो मुहावरे आने हैं, दोज मुहावराज आर बेस्ड ऑन योर लेसन। ठीक है, अब लेसन में जहां भी मुहावरा आता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मुहावरा आ गया। ओके, जुबान की नोक पर रखना मीन्स हर समय उसी विषय की चर्चा होते रहना। ओके, ओके। वह बहुत रोया। बात ये नहीं थी कि वह गाउदी था, गाउदी मीन्स नालायक था, कम अकल का था। वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब वह पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता। राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी हो पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती। ये सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले। यही 3 कारण थे उसके बार बार फेल हो जाने के। हमें ये नोट करना है, पैराग्राफ मार्क करना है ये वाला। ठीक है, कि उसके फेल होने का
क्या कारण था, क्या कारण था बेटा, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कोई उसे पढ़ने नहीं देखता, बैठने देता। जब वो पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता, या उसकी माँ उससे कोई चीज मंगवा रही थी जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती, या उसका एक और भाई जो था वो उसकी कॉपियों के जहाज बनाकर उड़ा देता। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, तीसरे साल में थर्ड डिवीजन में पास हो गया। ये थर्ड डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले 8वीं में थे। पिछले वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था। उसने दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम ये हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसी की मिसाल देते। अंडरलाइन दीज लाइन। अपने साथ हो जाने वालों में से, यहाँ से अंडरलाइन करो, अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सके। जब वह क्लास में बैठता तो उसे बैठना अजीब लगता। उस पर सितम ये हुआ कि कमजोर लोगों को मास्टर जी जब समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है, शाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहने का इरादा है? ये सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वालों में वह भी होते जो पिछले साल 8वीं में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे नवे दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोदा हो गया, यानी बिल्कुल ही डल हो गया। क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ थे, इसके बीच में कोई अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल छोड़ दिया था। अंडरलाइन दीज लाइंस ऑल्सो। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता तो जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता, तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पार साल पूछ लूंगा, यानी अगले साल पूछ लूंगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार नवे में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीम ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था। उसने बड़ी बात ये कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरीफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलब्रद, अबे अबे तो हम लोगों में का घुसता है, ये थर्ड वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहे कोई। ये बात टोपी के दिल के आर पार हो गई, और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव लड़ रहा हो वहां कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, जब घर में ज्यादा जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर है, वह पढ़ाई में जुट गया। परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है? इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दीदी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे से पास तो हो गए। दैट्स ऑल बेटा, यही आपका आज का पाठ था। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर।